मौसम की करेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों में कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमारे पास हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। धनौल्टी, चक्राता, मसूरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, जोशीमठ, सब जगह पर आपको बर्फ की सफेद चादर दिखाई देगी या फिर बर्फ गिरती हुई आपको दिखाई देगी। मसूरी की तस्वीर, मसूरी की जो वादियां हैं, जो ऊंचाई वाला मसूरी का हिस्सा है, वहां बर्फबारी हुई। धनौल्टी की बात करें तो फिर नजारा आपके सामने है। सफेद रंग में ये घाटी रंगी हुई है। चक्राता में बर्फबारी हुई, उत्तरकाशी में अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जोशीमठ और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद से सैलानी खुश, सैलानी के साथ साथ जो स्थानीय व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, होटल व्यवसायी हैं, वो भी खुश। इस बीच चक्राता से खबर मिल रही है, बर्फबारी से मार्ग बाधित हो गया है। बर्फबारी इतनी हुई है चक्राता में कि मार्ग बाधित हो गया। यहां चक्राता त्यूणी रोड लोखंडी और कोटी कनासर के पास में बंद हो गया। चक्राता त्यूणी रोड लोखंडी और कोटी कनासर के पास में बंद हो गया है। बर्फबारी की वजह से ये रोड बंद हुआ है, इसको बंद किया गया है। स्थानीय लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। जिला मुख्यालय से फिलहाल संपर्क कटा है। विकास नगर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चक्राता इलाके में बर्फबारी हो रही है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचने लगे हैं। हमारे संवाददाता विक्रम इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विक्रम, ये मार्ग बर्फबारी की वजह से बंद हुआ है या प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग को बंद किया है? जी देखिए, लगातार चक्राता में बर्फबारी हो रही है और इस बार ऐसे भी सीजन में काफी लेट बर्फबारी हुई है, तो सुबह जो है लोखंडी का जो मार्ग है वो बंद हो गया था। हालांकि अभी जो वहां से खबरें मिल रही है वो ये है कि मार्ग खुल रहा है, पर सुबह एहतियातन के तौर पर जिला मुख्यालय से भी संपर्क कट गया था और मार्ग बंद था सुबह। जल्दी से विक्रम बता दें कि मौसम कैसा है वहां, क्या अभी भी बर्फबारी हो रही है? नहीं, अभी जो रिपोर्ट मिल रही है उससे अभी बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन सुबह बर्फबारी हो रही थी। सुबह तक विक्रम, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मार्ग खोलने का प्रयास जारी है और सुबह बर्फबारी हुई थी, अभी बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन सुबह बर्फबारी हुई है। बर्फ अच्छी खासी गिरी है, इसकी वजह से मार्ग बाधित है, मार्ग बंद है। जिला मुख्यालय से फिलहाल स्थानीय लोगों का संपर्क कट गया है और मार्ग जब खोल दिया जाएगा तो उसके बाद उसकी सूचना भी दे दी जाएगी, आधिकारिक सूचना दे दी जाएगी। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये कल की है। पहली तस्वीर तो आज की आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर कल की है जब बर्फबारी, देखिए जब सड़क पर कुछ नहीं था, घाटियों में कुछ नहीं था, मिट्टी भी दिख रही थी, पेड़ हरे भरे दिख रहे थे। आज का नजारा कैसा है, दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है ये कुदरत का नजारा, सफेद घाटियां दिखती हैं। 2-2.5 बात अब मसूरी की करते हैं। मसूरी के लाल टिब्बा में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से एक तरफ मसूरी घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिले, स्थानीय व्यापारी भी खुश हैं। बर्फबारी से ये घाटी आप देखिए, ये पहाड़ों की रानी मसूरी की आप तस्वीरों को देख रहे हैं जहां बर्फबारी हुई है और अभी वहां बर्फबारी हो भी रही है। बेहद खूबसूरत, बेहद दिलकश, हसीन नजारा। ये लाल टिब्बा की तस्वीरें हैं। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता मसूरी से हमारे साथ जुड़े। सुनील, कैसा मौसम है वहां पर? राजीव, देखिए यहाँ पर सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। मसूरी के लाल टिब्बा, परी टिब्बा और धनौल्टी के साथ सुरकंडा देवी में लगातार बर्फबारी यहाँ पर इस समय चल रही है। बेशक मसूरी के शहर में बर्फबारी नहीं हो रही है, परंतु मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि काफी समय के बाद यहाँ पर बर्फबारी हुई है और सीजन की पहली बर्फबारी देखकर लोग काफी उत्साहित हैं। खासकर जो पर्यटक यहाँ पर आ रखे हैं वो इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और जो काश्तकार है, क्योंकि अगर काश्तकार की बात करी जाए तो वो भी काफी खुश है, क्योंकि वो भी काफी लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। जी सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 3000 से मीटर की निचले 3000 मीटर से जो निचले इलाके वहां पर अब बर्फबारी हो रही है और इसलिए सैलानी खुश है। पहली बर्फबारी है इस हिस्से में ये सीजन की। और अब आपको बताएंगे टिहरी में कैसा है मौसम। धनौल्टी में बर्फबारी हुई। धनौल्टी पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है और इसीलिए बर्फबारी से पर्यटन से जुड़े व्यापारी खुश हैं। बर्फबारी की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन और आपदा कंट्रोल रूम अलर्ट पर है। अगर बर्फबारी की बात करें तो उसकी वजह से रास्ता बंद है और उसे खोलने के तुरंत निर्देश भी दिए गए हैं। धनौल्टी की कुछ तस्वीरें जहां बर्फबारी हुई और शहर में बर्फबारी होने के बाद से स्वाभाविक है चेहरे खिलना, क्योंकि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ती। जो पर्यटक अब तक पहुंच रहे थे उनको मायूसी हाथ लग रही थी, क्योंकि पहाड़ों का दीदार तो हो रहा था
अच्छे से हो रहा था, लेकिन बर्फबारी नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार उस एहसास को, उन पलों को जी पा रहे हैं वो सैलानी जो वहां पर पहुंचे हैं बर्फबारी का लुत्फ आनंद उठाने के लिए। उसको, इन मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। अंकित मित्तल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, कैसा मौसम है टिहरी में, टिहरी के अलग अलग हिस्सों में, बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निचले क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। धनोल्टी के कई इलाकों में बर्फबारी है। सुरकुंडा, आलू, फारम, बुरा खंडा में काफी बर्फबारी हो रही है और पर्यटक आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का, और व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। जी अंकित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, यानी कि व्यापारी बेहद खुश हैं। टिहरी के बाद जोशीमठ की बात, मौसम यहां पर भी बदलाव है। औली में बर्फबारी हो रही है। औली में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ है और बर्फबारी के बाद सैलानियों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। औली में कुदरत कैसे मेहरबान हुई है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लग भी रही हैं और सर्दियों के मौसम में ऐसी तस्वीरें आनी भी चाहिए थी। तस्वीरें आई भी, लेकिन इस बीच में जो चिंता वाली बात और पर्यावरणविद जिस बात को ज्यादा उठा रहे हैं वो ये कि बर्फबारी उस लिहाज से और उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। पहले के मुकाबले कम है बर्फबारी और अब इस बर्फबारी से जो पर्यटक हैं उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। पहले ही पर्यटकों की संख्या यहां पर ज्यादा थी। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम ने सबसे पहले मां काली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम ने मां काली से देश की समृद्धि की कामना की और उसके बाद सीएम ने काली गंगा वन जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया और इसके बाद सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2013 की आपदा के दौरान केदार घाटी में बेहद नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदार घाटी इससे धीरे धीरे उबर रही है। 2013 की आपदा के बाद हमारे बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड में हुआ था, जैसे सब लोगों को जानकारी है। लेकिन BJVNL ने अपने बेहतर कुशलता से इस प्रोजेक्ट को आज फिर खड़ा कर दिया है और जिससे हमारी 4 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है। जहाँ इससे हमको ग्रीन एनर्जी मिलेगी, वहीं कुछ लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। हमारे पास बिजली होगी तो बिजली से कुछ उद्योग भी चलेंगे, लोगों को अच्छी विद्युत सेवाएं मिलेंगी। कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी क्षेत्र में आता है तो उस क्षेत्र को उसका लाभ मिलता है। 2013 की आपदा के बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब आते ही कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व सीएम हरीश रावत कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी उनकी मुश्किलों में घिरी हुई दिखाई देती है। दो 2022 के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, मगर पूर्व सीएम हरीश रावत के सियासी बाण अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहले सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग पर हरीश रावत ने पार्टी के नेताओं की खूब टेंशन बढ़ा दी। अब हरीश रावत ये कह रहे हैं कि वो 2022 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरीश रावत के बयान से कांग्रेस नेता बेचैन है। वो खुलकर भले ही कुछ न बोल रहे हो, मगर हरीश रावत को लेकर अब पार्टी के भीतर तल्खी बढ़ने लगी है। इसकी बान की पौड़ी में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। इनमें एक खेमा वो बताया जा रहा है जो हरीश रावत को पसंद करता है, जबकि दूसरा खेमा कांग्रेस के किसी दूसरे नेता का। हरीश रावत भले ही कुछ भी कह रहे हो, मगर कांग्रेस संगठन से जुड़े बड़े नेताओं का कहना है कि चुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान तय करता है। सीएम चेहरे को लेकर के पार्टी के मैं तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर बहस बंद करें। अगर वो पार्टी के हाईकमान का सम्मान करते हैं, अगर वो पार्टी अनुशासन को मानते हैं, तो पार्टी हाईकमान ये तय कर चुकी है, ये घोषित कर चुकी है कि राज्य में चुनाव आगामी विधानसभा का वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। स्वयं प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव
अब प्रदेश के प्रभारी कौन होते हैं? प्रदेश के प्रभारी हाईकमान के प्रतिनिधि होते हैं। वो सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के पार्टी हाईकमान के प्रतिनिधि हैं, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो पार्टी की पॉलिसी है। हालांकि कांग्रेस नेता ये भी कह रहे हैं कि हरीश रावत का ये व्यक्तिगत फैसला है और इसमें वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। ये निर्णय लेने का उन्हें अधिकार है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अब उन्होंने बता दिया वो नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो इनके डिसीजन से कहीं नुकसान तो नहीं होगा? ये किस बात का नुकसान? कोई नहीं लड़ना चाहता है एक व्यक्ति, मैं ही कह दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी तो इससे नुकसान क्या होने वाला है? हालांकि भाजपा कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकी ले रही है। श्री रावत कांग्रेस के राज्य के सबसे प्रमुख नेताओं में से हैं और उनके द्वारा चुनाव न लड़ने की बात कहना इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस को अपनी स्थिति का आभास हो चुका है कि अगले चुनाव में वो कहीं आने वाली नहीं है, और इसीलिए श्री रावत ने चुनाव से हटने की बात कही है। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। कांग्रेस में भी वो एक बड़े चेहरे के रूप में है, मगर हरीश रावत पार्टी संगठन के दूसरे नेताओं से अक्सर दूरी बनाकर कार्यक्रम करते रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि हरीश रावत को लेकर कांग्रेस के अंदर ही एक राय नहीं है। ऐसे में उनका सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग करना और अब चुनाव न लड़ने का ऐलान करना इस तलकी को और बढ़ा सकता है। जाहिर है कांग्रेस को इसका खामियाजा 2022 के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंद्रा के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज न्यूज रूम में हमारे साथ वो हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, देहरादून में नहीं है। अजीत, कुछ जो विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि गुटबाजी है, कुछ कह रहे हैं कि हरीश रावत के संगठन पर पकड़ जो है कमजोर हो गई है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी, कुछ इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं छोड़ा। कैसे इसको देखा जा रहा है हरीश रावत के इस कदम को? राजीव, देखिए, हरीश रावत अपनी सियासत के फलसफे को अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें अपनी मंजिल भी पता है कहाँ जाना है, लेकिन रास्ते उनके अपने बनाए हुए होते हैं। वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका अपना एक फार्मूला तय होता है। उन्होंने अभी इस समय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में जिस तरह राजनीति की राह पर थे, उसी राह पर हरीश रावत कम से कम उत्तराखंड में चल रहे हैं। उन्होंने एक बार बहुत अल्टीमेटम के तौर पर यह बात कह दी है कि कांग्रेस हाईकमान को एक चेहरा घोषित करना चाहिए, और अगर इसकी पृष्ठभूमि में और पीछे जाते हैं आप, तो वो आप देखते हैं कि वो जितने चुनाव वो हार चुके हैं उतने लोग उतना पॉलिटिकल करियर नहीं होता, उनके पास एक लंबा चौड़ा तजुर्बा है। और जैसा अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर हरीश रावत चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं तो कांग्रेस की अंतरकलह के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी हरक सिंह रावत इस समय भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हरीश रावत की जो ये पारी है, हरीश रावत के लिए डू और डाई की स्थिति है। वो इतना प्रेशर हाईकमान पर बना देना चाहते हैं कि हाईकमान हरीश रावत को बहुत समय पहले, ताकि उनके पास रणनीति बनाने का एक समय बचे, उनको नेता घोषित कर दे। और चूंकि सभी जानते हैं हरीश रावत का कद उत्तराखंड कांग्रेस में ही नहीं, कांग्रेस में एक वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर है। आसाम और पंजाब के प्रभारी तो अभी भी हैं, आसाम के प्रभारी वो रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो वो तमाम वो 70 के दशक से जो व्यक्ति राजनीति कर रहा हो, वो ऐसी हल्की बातें नहीं करता। उनको समझ में आ रहा है कि फार्मूला किस तरह से आगे बढ़ने का तैयार किया गया है। वो इतना प्रेशर बना देंगे कांग्रेस हाईकमान पर कि 1-2 महीने में कांग्रेस हाईकमान को नेता वहां घोषित करना होगा। और हाईकमान जानता है कि हरीश रावत के अलावा अगर किसी को लीडरशिप की कमान दी जाती है तो वो घाटे का सौदा साबित हो सकती है। चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा की केंद्र में सरकार है, वो पूरे जोर शोर से उत्तराखंड में लड़ेगी। चूंकि उत्तराखंड भाजपा का बनाया हुआ स्टेट है, और जो एक धारणा बन गई है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है कि इस बार भाजपा की सरकार को रिपीट कराकर इस जो ये मिथक बना हुआ है एक बार का, इसको तोड़ दिया जाए। तो हरीश रावत चूंकि पहले से ही तैयारी कर लेना चाहते हैं, और चूंकि इस समय 2 धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, एक प्रदेश अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन का खेमा है और एक तरफ हरीश रावत है। फिर भी हरीश रावत कई बार उन पर भारी पड़ते दिखते हैं। उनकी अपनी एक फैंस फॉलोइंग है, उनके अपने कार्यकर्ताओं का एक अपना पूरी लंबी चौड़ी टीम है जो उनके साथ काम कर रही है। हरीश रावत जो ने जिस तरह से इस अपनी सियासत को दबाव की तरफ ले जाना शुरू किया, हाईकमान के ऊपर दबाव बनाने का काम जो शुरू किया है, तो अंतिम तौर पर यह रह जाएगा कि हाईकमान के सामने उनको नेता घोषित करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा। जी राजीव, ये बिल्कुल दिलचस्प होगा कि अब हाईकमान क्या फैसला लेता है। आपका बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की गुटबाजी पर आम आदमी पार्टी ने चुटकी लिया, क्या कहा है सुनाते हैं आपको। हरीश रावत जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही हार मान ली है कि जो ये चुनाव है 2022 में, इसमें कांग्रेस के लिए कोई भी स्थान नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की गवर्नेंस हरीश रावत जी की पिछले टाइम रही थी, मुझे लगता है कि वो ये मान चुके हैं कि लोग अब कांग्रेस को नहीं चुनने वाले हैं।
इसलिए वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। और केवल वो ही नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बार चुनाव लड़ने से मना कर देंगे, क्योंकि उनको जो हार है वो सुनिश्चित दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने विकास के एजेंडे को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अब इसमें ऐसा ये सरकार पूरी तरह विकास के मामले में फेल हो चुकी है। सड़कों का निर्माण शून्य है, गड्ढे भरे पड़े हैं, सारा उत्तराखंड की सड़कें टूट चुकी है जो हमारे समय में बनाई गई थी। और अभी हल्द्वानी में ही सीवेज लाइन डालने के लिए और पानी डालने के लिए वो कौन सी योजना थी, अमृत योजना में जो खुदाई की गई है उससे पूरा शहर खोद दिया गया है और अभी तक सड़कों के निर्माण की कोई बात नहीं हो रही है। तो बहुत दुर्दशा हो चुकी है, इसलिए इस सरकार का जाना तय है। जब हम लोग आएंगे तो इन परिस्थितियों को सुधारेंगे। कुंभ मेले के दौरान साधु संतों, अखाड़ों और मठ मंदिरों को भूमि मिलना फिलहाल संभव नहीं है। आपको बताते हैं कि कुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले सभी साधु संतों, अखाड़ों और मठ मंदिरों को मेला प्रशासन की तरफ से टेंट, छावनी, पांडालों के लिए भूमि आवंटित की जाती है, मगर इसके लिए अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन से पहले यह आवंटन जनवरी के आखिर तक हो जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इसे आगे बढ़ा दिया गया है और ऐसा भी माना जा रहा है कि अब साधु संतों के लिए भूमि आवंटन नहीं होगा। इसके लिए राज्य सरकार ही आखिरी फैसला लेगी। मेला प्रशासन ने राज्य सरकार से आग्रह भी किया है कि उन्हें भूमि आवंटन के लिए निर्देशित किया जाए। फिलहाल अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए 650 हेक्टेयर भूमि टेंटों, छावनी और पांडालों के लिए रखी गई, जिसमें से 380 हेक्टेयर भूमि संत समाज के लिए। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश न आने की वजह से अभी तक ये भूमि आवंटित नहीं की गई है। बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है और लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जहाँ तक बात है मतलब अभी आवंटन की तैयारी पूरी कर ली गई है। हर चीज़ हमारे कंप्यूटर में फीड है, ऑलरेडी हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ज़मीन काटने में कोई ज़्यादा देर लगती नहीं, क्योंकि जो दिशा निर्देश है कि 2010 में जिस तरह की आवंटन हुआ था उसी तरह से आवंटन किया जाना, और उतनी ही भूमि पर ऑलरेडी हम लोग अपनी व्यवस्थाएं कर चुके हैं लगभग। तो सचिव का आपने बयान सुना और कहा कि भूमि आवंटन करने में कितना वक्त लगता है, जबकि ये काम जनवरी के महीने के अंत तक हो जाना चाहिए था। पंकज राणा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, जो काम जनवरी के अंत तक हो जाना चाहिए था उसको आगे क्यों बढ़ाया गया, क्यों ये जमीन आवंटित नहीं की गई, क्या इसके पीछे की वजह दी गई है? देखिए राजीव, ये बहुत बड़ी बात है कि कुंभ का जिस कुंभ का इंतजार साधु संत पिछले 1-1.5 साल से कर रहे थे, उसी कुंभ में जो यहाँ के तमाम साधु संत हैं, जो देश विदेश से तमाम साधु संत आएंगे, उनके लिए जमीनों का अलॉटमेंट नहीं किया है। वजह कई मानी जा रही हैं। पहली वजह यह है कि केंद्र सरकार ने जो SOP जारी की है उसके बाद राज्य सरकार ने इस आवंटन पर रोक लगा दी है और मेला प्रशासन को ये कहा है कि अभी ये आवंटन नहीं किया जाना चाहिए। मेला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली थी आवंटन के लिए, वहाँ पर भूमि का चिन्हीकरण भी किया गया है, मार्किंग भी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार के आदेश के बाद फिलहाल अभी आवंटन को रोक दिया गया है। तमाम साधु संतों ने एक आवेदन जो होता है प्रारंभिक तौर पर, वो आवेदन मेला प्रशासन को कर दिया है और तकरीबन 380 हेक्टेयर की जो जमीन है वो साधु संतों को टेंटों, छावनियों और अन्य चीजों पे लगाई जानी है, लेकिन अभी ये आवंटन फिलहाल नहीं होगा। और एक बड़ी बात ये भी है कि ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि राज्य सरकार ने भी SOP जारी नहीं की है, राज्य सरकार ने भी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है और वो कब किया जाएगा ये भी तय नहीं हुआ है। इस बात पर राजीव ये माना जा रहा है कि शायद जो इस बार कुंभ के लिए तमाम टेंट, छावनी और तमाम उसके लिए व्यवस्था की जाएगी, वो संभवतः इस बार आवंटन नहीं किया जाएगा। हालांकि मेला प्रशासन ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है कि वो उनको निर्देशित करे और जब भी टेंट लगा जाने की व्यवस्था होगी वो उसके बाद उसकी व्यवस्था आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं साधु संत इस बात से काफी खफा हैं, नाराज भी हैं, क्योंकि उनके सत्संगों का काम, जो उनके लिए समागम का काम होता है, जो हवनों का काम होता है, वो प्रारंभिक तौर पर शुरू हो गया है और टेंट की व्यवस्था अगर अभी से लगनी शुरू होगी तो आगे तौर पर भव्य तौर पर इसे पंकज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस काम में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये खुद सचिव कर रहे हैं, वो काम लटका हुआ है और राज्य सरकार पर सारा का सारा दोषारोपण किया जा रहा है कि वहां से चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन क्यों, सवाल का जवाब उन्हीं को देना है। आगे बढ़ रहे बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के चिरबागड़ में खाई में कुछ मवेशी गिर गए थे, जिन्हें SDRF की मदद से ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा कि चीराबगड़ रोड के करीब 3 किलोमीटर ऊपर कालापानी जंगल के नाले में कुछ मवेशी फंस गए थे और ग्रामीणों की सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया।
3 महीने का समय पूरे होने को है, लेकिन केदारनाथ हाईवे पर संगम बाजार में सुरंग पर आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग के द्वारा संगम के ट्रीटमेंट के लिए 45 दिन का वक्त मांगा था। सुरंग पर आवाजाही बंद होने से रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में घंटों तक जाम लगा रहता है। इसके अलावा वाहन चालकों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी तय करना पड़ता है। के द्वारा पूर्व में भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरी किया जाए। कुछ समस्या हमें इसको फेस करना पड़ रहा है ट्रैफिक की वजह से, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे कि हमारा ट्रैफिक आने वाला नियमित रूप से चलता रहेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में भी भगवान राम की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान राम के नाम से श्री राम चौक का लोकार्पण मेला अधिकारी दीपक रावत और जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने ज्वालापुर रेलवे पुलिस चौकी के सामने किया। इसको लेकर संत समाज और हरिद्वार के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं कुंभ मेले से पहले मेला प्रशासन की तरफ से हरिद्वार में 11 और चौकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। का लोकार्पण आज हुआ है और इस तरह से हम लगभग 11 चौक और हैं जिनको हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, जिन पे वर्तमान में काम चल रहा है, और इसमें जो चौक है उन पे लाइटिंग भी की जाएगी।